हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अपडेटेड फार्मेसी। तो हम आज बात करने वाले हैं हमारी फार्माकोलॉजी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक्स। आज हम देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या था, मतलब इसकी डेफिनेशन जानी थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है और इसके जितने भी प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, मेटाबॉलिज्म है, एक्सक्रीशन है, उनको एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो हम देख रहे थे अपनी फार्माकोलॉजी फर्स्ट बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर, जिसमें हम अपना यूनिट 1 देख रहे थे, जिसमें हमने अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए जो कि हमारी यूनिट 1 के हैं। ऑलमोस्ट हमारा यूनिट कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ तक हमने पूरा जितना भी हमारा सिलेबस है, अकॉर्डिंग सिलेबस हमने पूरा कंप्लीट किया। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे और हमारे शायद एक दो वीडियोस में कंप्लीट होने वाला है हमारी यूनिट 1, और जो हमारे नोट्स रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे लास्ट वीडियो में, और हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करेंगे, जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स है ये दो वर्ड से डिराइव हुआ है, दो वर्ड से बना हुआ है। एक तो फार्माको, दूसरा काइनेसिस, यानी कि जो हमारा ड्रग होता है, ड्रग मूवमेंट, यानी कि जो हमारा ड्रग होता है वो बॉडी में मूवमेंट कैसे करता है, यानी कि हमारी बॉडी में जब ड्रग चला जाता है वहाँ पे वो एब्जॉर्ब कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, मेटाबोलाइज कहाँ पे होता है और एक्सक्रीट आउट कैसे होता है। यानी कि हमारी ड्रग की पूरी जितनी भी मूवमेंट होती है बॉडी में वो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स इज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कि जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स होता है इसमें हम स्टडी करते हैं कि जो हमारी बॉडी होती है वो ड्रग के साथ क्या करती है, यानी कि हमारे ड्रग को कैसे अब्जॉर्ब करती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, कहाँ पे मेटाबोलाइज करती है और कैसे एक्सक्रीट आउट करती है। जो कि हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स से इट इंक्लूड्स 4 प्रोसेसेस: अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, जिसको हम शॉर्ट में ADME भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अब्जॉर्प्शन क्या होता है और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दी हुई है, और देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। जो कि हमारी एब्जॉर्प्शन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर हम तो फिर जो रहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कंप्लीट कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस विच ड्रग एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिशन। जो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन होती है एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होता है वो एंटर होता है ब्लड स्ट्रीम में, कहाँ से, साइट ऑफ एडमिशन, यानी कि जहाँ से हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ऑफ ड्रग। जो कि हमारी एब्जॉर्प्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी फार्माकोकाइनेटिक स्टडी की। व्हेन वी टेक एनी ड्रग थ्रू ऑरल रूट, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे ऑरल रूट की, यानी कि जब भी हम किसी भी ड्रग को मुंह से लेते हैं, ऑरल रूट से लेते हैं, इट गोज इनटू, जो ये हमारे स्टमक में चला जाता है। वहाँ पे इसको क्या होता है कि हमारा ड्रग वहाँ पे डिसइंटीग्रेट और एंड डिजोल्यूशन टेक्स प्लेस, यानी कि जो हमारा ड्रग होता है उसकी डिसइंटीग्रेशन और डिजोल्यूशन होती है हमारे, यानी कि हमारा ड्रग टूट जाता है और फिर डिजॉल्व होता है हमारे स्टोमक में। देन ड्रग रीच इनटू इंटेस्टाइन, फिर जो हमारा ड्रग होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है। आफ्टर डिजोल्यूशन ड्रग एब्जॉर्ब इनटू ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन स्टोमक थ्रू मेम्ब्रेन। जब भी हमारा ड्रग डिजॉल्व होता है उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा ड्रग होता है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। कैसे चला जाता है, जो कि हमारे मेम्ब्रेन्स होते हैं प्रेजेंट, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके थ्रू वो मतलब हमारे ब्लड में चला जाता है। यानी कि यहाँ पे हमने थोड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है, ये हमारा ड्रग है, ड्रग पार्टिकल्स है प्रेजेंट कहाँ पे, स्टोमक में, और यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम, मतलब ब्लड स्ट्रीम है यहाँ पे, जो यहाँ पे दिया हुआ ये मेम्ब्रेन है। ये जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। इसका अलग अलग मैकेनिज्म है, मतलब को अलग अलग ड्रग अलग अलग मैकेनिज्म से इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, कोई पैसिव डिफ्यूजन से, कोई एक्टिव डिफ्यूजन से, अलग अलग सबका, या कोई एंडोसाइटोसिस से। तो अलग अलग ड्रग का अलग अलग मैकेनिज्म है, तो इनको हम एक एक करके देखेंगे कि क्या जो हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है पूरा डिटेल में देखेंगे। ड्रग रीचेस इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट विच आर, जो कि हमारा ड्रग होता है जब भी वो हमारे मतलब इंटेस्टाइन में चला जाता है वहाँ से फिर वो क्या एब्जॉर्ब होके हमारे मतलब जो हमारा ब्लड होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन होती है उसमें चला जाता है। ड्रग रीचेस इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारा ड्रग होता है वो पहुंच जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, जो कि अलग अलग है। एक तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है, एंडोसाइटोसिस है।
तो इन सबसे पहले हम देखेंगे कि मतलब जो हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या होता है। जब भी व्हेन एनी ड्रग सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यानी कि अगर हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखेंगे सिंपली क्या होता है, जब भी कोई हमारा ड्रग या कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव हो जाता है उससे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं, यानी फिर वो दोनों की लेवल बराबर हो जाती है। तो सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इससे हम पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ड्रग्स का, उसका मतलब कि हमारा जो ड्रग होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस सेल, यानी कि जो हमारा ड्रग होता है उसकी मूवमेंट अक्रॉस द सेल में, यानी कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसके मतलब अक्रॉस जो हमारा ड्रग होता है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी, यानी कि उसमें कोई एनर्जी नहीं लग जाती है। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग्स मूव अक्रॉस द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चले जाते हैं, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं वहाँ पे हमारा ड्रग प्रेजेंट होता है और वहाँ पे मतलब ज़्यादा मतलब क्वांटिटी होती है ड्रग की, और जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है वहाँ पे मतलब लो कंसंट्रेशन होती है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हमारा ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, उससे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट करें, मतलब इसमें कोई एनर्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि हमारा ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में चला जाता है विदाउट एनी एनर्जी, उसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। अब है नेक्स्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Active transport refers to the process by which substances including drugs are transported across cell membrane against their concentration. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि इसमें जो हमारा मतलब कोई भी सब्सटेंस या हमारे ड्रग पार्टिकल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है उसमें जो मतलब अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें क्या होता है कि हमारा जो ड्रग होता है ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और हमारे ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि वो अगेंस्ट होता है मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसमें क्या होता है कि उसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में ड्रग चला, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब इसमें जब लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मतलब हमारा ड्रग चला जाएगा, उसमें क्या होता है कि उसमें हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, इससे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप होता है, मतलब इसको भी मतलब एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन क्या होता है इसमें कैसे मतलब हमारा ड्रग ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। दैट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस, मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, जिसमें क्या होता है कि कैरियर प्रोटीन्स की हमें विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स द ड्रग पार्टिकल्स ड्रग मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। Endocytosis. In this transport, drugs of very large size get transported via engulfment by cell membrane. Due to large size, they do not cross membrane. Endocytosis में क्या होता है कि जो हमारे लार्ज ड्रग साइज पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे मतलब ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं या ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनका साइज बड़ा होता है उनको मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो उनको एंगल्फ करते हैं, मतलब अपने मतलब सेल वॉल में बंद करके ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन इनटू ब्लड स्ट्रीम, यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन। ड्यू टू लार्ज साइज दे डू नॉट क्रॉस मेम्ब्रेन। जो मतलब ड्रग पार्टिकल्स होते हैं उनका जो किसी भी ड्रग पार्टिकल का मतलब पार्टिकल साइज बड़ा होता है उसको वो क्रॉस नहीं कर पाता, फिर क्या होता है कि जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं उनको सेल मेम्ब्रेन एंगल्फ कर देता है। जो कि हमारा ड्रग होता है वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में पहुंच जाता है, हमारे ब्लड में चला जाता है, किसके थ्रू, मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के थ्रू हमारे सिस्टमिक में सर्कुलेशन में चला जाता है। जो कि हमारा मेम्ब्रेन होता है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, ये दो लेयर का बना होता है, एक तो फॉस्फोलिपिड और दूसरा कोलेस्ट्रॉल, जो कि हमारा मेम्ब्रेन होता है। अब जो हमारे ड्रग्स होते हैं ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड में चला जाता है बाई मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो हमारा मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। उसके लिए चार मतलब अलग अलग मैकेनिज्म है जो कि जिसके थ्रू हमारे मतलब जो हमारे ड्रग्स होते हैं वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारे ब्लड में चले जाते हैं। पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है और एंडोसाइटोसिस है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे जो कि हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसमें क्या होता है कि व्हेन एनी ड्रग सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसमें क्या होता है कि सपोज हमारा कोई भी ड्रग होता है, जब भी वो मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है तो उससे हम कंसंट्रेशन, उस मोमेंट को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। जो हमारे यहाँ पे ये मेम्ब्रेन है, जो यहाँ इस साइड है, मतलब इस साइड क्या है कि हाई कंसंट्रेशन है किसी भी पार्टिकल की या किसी भी सब्सटेंस की, हाई कंसंट्रेशन, इस साइड लो कंसंट्रेशन, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कोई भी हमारा पार्टिकल या ड्रग पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस चला जाता है, उसे हम उस मोमेंट को हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब जो कि हमारा पहला मैकेनिज्म है, हमारे ड्रग्स ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू मेम्ब्रेन्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ ड्रग्स होते हैं वो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अक्रॉस हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, जो कि हमारे ऑलमोस्ट ड्रग्स होते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे ब्लड में। तो जो कि हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसे हम पैसिव डिफ्यूजन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में चले जाते हैं, यानी कि उसमें हमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कोई एनर्जी नहीं लगती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। उसमें क्या होता है कि अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि दो टर्म्स है यहाँ पे, एक तो है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है अगेंस्ट अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दूसरा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन चले जाते हैं, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन क्या होता है कि इसमें लोअर टू हायर, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन हमारे पार्टिकल्स मूव होते हैं। तो जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट होते हैं, मूव होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। इन दिस ट्रांसपोर्ट ड्रग मूव अक्रॉस द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस इंक्लूडिंग ड्रग्स आर ट्रांसपोर्टिंग अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो कि हमारा मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो कि हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे मतलब ब्लड में पहुंच जाते हैं, हमारे ब्लड में चले जाते हैं, किसके थ्रू, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू हमारे ब्लड में चले जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसमें क्या होता है कि उसमें लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है हमारे ड्रग पार्टिकल। हम एग्जांपल आपको देंगे, सपोज हमारी बॉडी में ऑलरेडी आयरन प्रेजेंट होता है, अगर हम बाहर से भी आयरन देंगे हमारी बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आयरन प्रेजेंट होता है, तो हमारे जो बॉडी होती है उसमें मतलब हाई कंसंट्रेशन होगी हम आयरन की, और जब हम यहाँ से करेंगे मतलब वो लो कंसंट्रेशन, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है हमारे ड्रग पार्टिकल। उसमें क्या होता है कि उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटी, इसमें क्या होता है कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब है नेक्स्ट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है कि ये भी एक टाइप है, इसका जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है उसी का एक टाइप है। इसमें भी सेम क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो मूव होते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर कोई मतलब सपोज लार्ज पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको मतलब कैरियर की ज़रूरत पड़ती है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है इसमें जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं उनको मतलब जो स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उनके हेल्प के थ्रू हमारे मतलब वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं। अब है नेक्स्ट एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है कि जो हमारा मतलब ड्रग पार्टिकल्स होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज साइज के हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, मतलब वो हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, फिर उसको क्या होता है कि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होता है वो उसका एंगल्फ कर देते हैं। मतलब ये सपोज ये यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे ड्रग पार्टिकल्स को एंगल्फ करके ब्लड स्ट्रीम पे पहुँचाते हैं, मतलब निगल लेते हैं हमारे ड्रग पार्टिकल्स को। मतलब क्यों निकाल लेते हैं कि जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं समटाइम्स उनका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए वो मतलब हमारे ड्रग पार्टिकल्स को एंगल्फ करते हैं। और यहाँ पे एक और बात है कि जो हमारे हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक ड्रग्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक ड्रग, जो कि लाइपोफिलिक ड्रग्स होते हैं ये जो हमारा मेम्ब्रेन होता है इसको डायरेक्ट मतलब क्रॉस करते हैं, और जो ये हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होते हैं ये मतलब स्पेसिफिक पोर्स के थ्रू, जिसको हम एक्वस डिफ्यूजन भी कहते हैं, उनके थ्रू हमारे मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। तो अब है नेक्स्ट है हमारे मतलब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, हमारे एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी एब्जॉर्प्शन को या तो ज़्यादा कर देंगे या तो बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। यानी कि जो हमारे मतलब कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो हमारी एब्जॉर्प्शन को या तो कम कर देंगे या तो ज़्यादा कर देंगे, या मतलब हमारे रेट जो कि हमारे एब्जॉर्प्शन की रेट होगी या तो वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी किसी भी ड्रग की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, सबसे पहले उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी आता है इसमें, आयोनाइजेशन, मॉलिक्यूलर साइज, लिपिड सॉल्युबिलिटी, ड्रग फॉर्मुलेशन। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी, ड्रग्स मस्ट बी सॉल्युबल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड। जो कि हमारे ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं जितने भी वो सॉल्युबल रहेंगे उतनी ज़्यादा उनकी ड्रग एब्जॉर्प्शन होगी। यानी कि जो हमारे ड्रग पार्टिकल्स होंगे जितने वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे हमारे जीआईटी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फ्लूइड्स में हमारे ज़्यादा जितने सॉल्युबल होंगे उतनी उनकी ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्प्शन होगी। अब है नेक्स्ट आयोनाइजेशन। The extent to which a drug is ionized affects its absorption. Non-ionized forms are generally more rapidly absorbed. जो कि हमारी आयोनाइजेशन होती है वो हमारे मतलब जो ड्रग की अब्जॉर्प्शन होती है उसको अफेक्ट करती है। जो हमारे नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म और जनरली मोर रेडली अब्जॉर्ब, जो कि हमारे नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे नॉन आयोनाइज्ड ड्रग पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी मतलब एब्जॉर्ब होते हैं एज कम्पेयर टू आयोनाइज्ड ड्रग पार्टिकल्स। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर साइज। स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्बड मोर इजली दैन लार्ज, जो कि हमारे मतलब जितने जो कि हमारे ड्रग पार्टिकल्स होते हैं जितना भी उनका मतलब ज़्यादा मतलब साइज़ बड़ा होगा उतने वो कम एब्जॉर्ब होंगे, जितना कम साइज़ होगा उतना जल्दी वो एब्जॉर्ब होंगे हमारे जो ड्रग पार्टिकल्स होते हैं। लिपिड सॉल्युबिलिटी, लाइपोफिलिक ड्रग्स पास मोर इजली थ्रू सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमारे लाइपोफिलिक ड्रग्स होते हैं या हमारे जो मेम्ब्रेन होता है उसको जल्दी क्रॉस करते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। अभी भी हम बात कर रहे थे कि मतलब जो हमारे लाइपोफिलिक ड्रग्स होते हैं वो मतलब डायरेक्ट मतलब जो हमारा मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू क्रॉस होते हैं, और जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो स्पेशल पोर्स के थ्रू क्रॉस होते हैं, क्योंकि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो लाइपोफिलिक in नेचर होता है, मतलब बाई लेयर ऑफ मतलब वो हमारे फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है और कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। इसलिए जो हमारे लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होते हैं जो कि वो बहुत जल्दी मतलब एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हमारे मतलब जो हमारा मेम्ब्रेन होता है उसको क्रॉस कर पाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन इन सॉलिड लिक्विड पेरेंटल लिक्विड एंड सॉलिड, जो कि मतलब हमारी ड्रग की फार्मुलेशन होती है, मतलब जो हमारी सॉलिड डोजेज फॉर्म होगी या लिक्विड डोजेज फॉर्म होगी या पेरेंटल। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे पेरेंटल होती है उसमें हम क्या करते हैं डायरेक्ट मतलब वेनस में ड्रग को इंजेक्ट, यानी कि उसकी एब्जॉर्प्शन अवेलेबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। जो हमारे लिक्विड होते हैं उनकी मतलब ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स की सबसे ज़्यादा कम एब्जॉर्प्शन रेट होती है। अब है नेक्स्ट बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो हमारे बॉडी के रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को कैसे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड फ्लो। द मोर ब्लड फ्लो इन बॉडी द ग्रेटर विल बी द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जितना हमारा ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा हमारी बॉडी में, मतलब जहाँ पे भी हमारे ड्रग पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ आसपास मतलब जितना भी ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट है फूड। If the food is present inside the stomach, then it dilute the drug and absorption will be decreased. अगर हमारे स्टॉमक के अंदर फूड प्रेजेंट होता है वो हमारे ड्रग को डाइल्यूट करते हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होती है वो डिक्रीज होती है। इसलिए कहते हैं कि मतलब फूड के बाद मतलब जब भी हम कुछ खाते हैं उसके मतलब थोड़ा टाइम के बाद हमें ड्रग लेना चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारे ड्रग की एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट है सरफेस एरिया। द लार्ज द सरफेस एरिया द एब्जॉर्बिंग ड्रग द ग्रेटर विल बी इट्स एब्जॉर्प्शन। जितना मतलब हमारा लार्ज एरिया होगा हमारे मतलब जो मतलब हमारे ड्रग्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने हमारे ड्रग की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, यानी कि सरफेस एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यानी कि जितना ज़्यादा हमारा सरफेस एरिया होगा हमारे ड्रग पार्टिकल्स के लिए उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक एम्पिटिंग टाइम। जब भी हम मतलब कोई भी ड्रग लेते हैं मतलब वो हमारे मतलब बाय ओरल रूट हमारे मुंह से लेते हैं, वो क्या होता है कि हमारे स्टमक में चला जाता है, वहाँ पे मतलब फूड वगैरह होते हैं वहाँ पे वो टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है।
तो मतलब वहाँ से मतलब कितनी जल्दी मतलब हमारे इंटेस्टाइनल में ड्रग चला जाए, मतलब कितनी जल्दी वहाँ पे एम्प्टी होके मतलब हमारा स्टमक से मतलब कितनी जल्दी हमारे इंटेस्टाइनल में ड्रग पहुँच जाएगा, उससे हम गैस्ट्रिक एम्पिटिंग टाइम कहते हैं। दोज ड्रग्स हुज गैस्ट्रिक एम्पिटिंग टाइम इज मोर, जिन ड्रग्स का मतलब गैस्ट्रिक एम्पिटिंग टाइम ज़्यादा होगा उनकी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि मतलब जितना जल्दी हमारा ड्रग हमारे इंटेस्टाइनल में पहुँच जाएगा उसकी उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द रूट थ्रू विच ए ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स इट्स एब्जॉर्प्शन। जो कि हमारे रूट्स होते हैं जिसके थ्रू भी हम अपने ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं, वो हमारी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर देते हैं। जो कि हमारा आईवी इंट्रावेनस रूट होता है, उसकी मतलब जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि जो हमारा या ड्रग की मतलब उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो पूरी 100% होती है। उसमें क्या होता है कि हमारा ड्रग डायरेक्टली कहाँ पे चला जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। उसके बाद जो हमारा ऑरल रूट होता है उसमें क्या होता है कि वो हमारे मतलब वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ड्रग को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि पीएच होता है स्टमक का, या प्रेजेंस ऑफ फूड। अगर हमारे मतलब स्टमक में फूड प्रेजेंट होगा उससे क्या होगा कि हमारे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी मतलब जो हमारी ड्रग की एब्जॉर्प्शन होगी वो कम होगी, या एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है ड्रग्स की कहाँ पे, गट में। उससे क्या होता है कि हमारे ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होती है या बायो अवेलेबिलिटी कम हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट डायग्राम बनाया हो जिससे हम आपको थोड़ा सा समझाएंगे कैसे मतलब अलग अलग रूट से मतलब क्या कहाँ पे कैसे। तो अगर हम मतलब ऑरली ड्रग को लेंगे तो हमारा मतलब जीआईटी में चला जाता है, तो वहाँ पे वो पोर्टल वेन प्रेजेंट होती है, उसके थ्रू हमारे लिवर में चला जाता है। उसमें क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, उससे क्या होता है कि हमारे ड्रग की अब्जॉर्प्शन रेट कम होती है, बायोअवेलेबिलिटी रेट कम होती है, और मतलब फिर पूरा घूम के वेन से हर्ट, लंग्स हर्ट या आर्टरी वगैरह पूरा घूम के मतलब इतना मतलब इतनी पूरी प्रोसेस होती है। मतलब इससे क्या होता है कि हमारे ड्रग की अब्जॉर्प्शन रेट कम होती है। अगर उसके बरक्स में आईवी में देखेंगे वो डायरेक्ट वेन में चला जाता है, उसकी मतलब जो एब्जॉर्प्शन रेट होगी वो ज़्यादा होगी, और जो मतलब उसको मतलब एज़ कम्पेयर अगर हम ऑरल रूट की बात करेंगे मतलब उसकी प्रोसेस मतलब इससे कम होगी। और अगर हम फिर इनहलेशन बाय इनहलेशन यानी कि लंग्स के थ्रू देते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि उसको मतलब डायरेक्ट फिर वो हार्ट में चला जाता है, उसके बाद आर्टरी में चला जाता है, मतलब उसको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता है मतलब हमारी बॉडी में। तो अगर हम बात करेंगे जो कि हमारा ऑरल रूट होता है उसको मतलब उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट होती है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, उसके बाद इंट्रावेनस की, और मतलब उस इंट्रावेनस की उससे ज़्यादा होती है, और उससे ज़्यादा इनहलेशन रूट की होती है हमारी जो मतलब एब्जॉर्प्शन रेट होती है। मतलब जो कि हमारे रूट्स होते हैं, अलग अलग रूट्स होते हैं, हमारे ड्रग को अफेक्ट करते हैं। तो अब रही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट करेंगे, तो हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो हमारे नोट्स रहेंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बस लास्ट एक वीडियो बचा हुआ तो आपको पूरे नोट्स आपको देंगे।